Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower. You are warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistics and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's discuss dejection and ode. Prior to discuss dejection and ode, I would like to discuss about the background of this poem. ये पोम एक वर्स लेटर है जिसने अपनी बिलवर सारा हचिंसन को लिखा। सैमुअल टेलर कॉलरिज फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज इन्होंने दोनों ने कंबाइन एफर्ट की और न्यू क्लासिकल लिटरेचर जो एक बैरन सेंटर था, ड्यूक सेंटर था, सोसाइटी सेंटर था, लिटरेचर को खींच के आइसोलेशन, इंडिविजुअलिज्म और रोमांटिसिज्म और उसके बाद सोसाइटी से निकाल के कॉमन पीपल की तरफ ले आए। वहाँ क्या था कि वो लॉर्ड पे लिखी जा रही है, बेलिंडा पे लिखी जा रही है। न्यू क्लासिकल राइटर किस पे लिखते थे? टॉपरिंग फिगर पे लिखते थे, ड्यूक्स पे लिखते थे, किंग्स पे लिखते थे, बैरन्स पे लिखते थे, उस वक्त नवाबों के ऊपर लिखते थे। लिटरेचर जो था एलीट क्लास तक उन्होंने लिमिटेड कर दिया। लेकिन इन दोनों ने दे रोज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द न्यू क्लासिसिज्म एंड दे बोथ विद द जॉइंट एफर्ट दे फाउंडेड रोमांटिसिज्म बाय राइटिंग द लिरिकल बैलेट। 1798 में दोनों ने मिलकर लिखा। और वर्ड्सवर्थ सबसे पहले चार्ल्स लैम्ब से मिले, उसके साथ कुछ ऐसे मिलकर लिखे। रॉबर्ट सौथे से मिले, उसके साथ भी रहे। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली मुलाकात होती है किससे? विलियम वर्ड्सवर्थ मुतासर होते हैं, अपनी पोएटिक थीरीज को बताता है। वर्ड्सवर्थ थीरिस्ट था, पोएट था। लेकिन सैमुअल टेलर कॉलरिज जब जर्मन जाते हैं, जर्मन जाके जब फिलोसोफर से मिलते हैं तो वो डिस्कशन करते हैं, फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं उनसे। तो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके फिर अपनी जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग वाली जो डेफिनेशन थी वर्ड्सवर्थ की, जो उसने लिरिकल बैलेड में दी थी, वो उसको रिजेक्ट कर देता है खुद ही। वो कहता है मेरा वो चाइल्ड फैंसी थी वो मेरी, ये उसको क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है उसके बाद। अब इस पोएम के अंदर वो उसका वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज करेगा। इस पोएम के अंदर वो बताएगा कि नेचर इटसेल्फ एक कोल्ड वर्ड है, इट इज इनडिफरेंट, इट डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस और सैडनेस। वट एवर सैडनेस और हैप्पीनेस दैट इज इनसाइड यू, दैट वाज द मूवमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये ट्रांसेंडेंटलिज्म की जो मोमेंट है वो उसको इसमें डिफाइन करेगा कि जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, यू कैन बिल्ड कैसल, यू कैन बिल्ड अ हैप्पीनेस और सैडनेस, वट एवर यू डू फ्रॉम इनसाइड यू। आप अपने अंदर से गुड बैड प्रोड्यूस करते हो, हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर का मौसम होता है, वो सब कुछ बाहर रिफ्लेक्ट होता है। नेचर इटसेल्फ इनडिफरेंट है, पावरफुल है, उसका कोई कोल्ड है। तो यहां पे ये डिस्कस करेगा। 130 लाइन की पोएम है, 8 सेक्शन में डिवाइड किया गया। पॉइंट्स को लिख लें ताकि आपको याद रहें। आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब इसकी लिखनी है, आपने जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है तो उसमें भी आपको हेल्प देगी। डिजेक्शन एंड ओड इज अ लॉन्ग पोएम, 1802 में लिखी गई। वर्ड्सवर्थ के कॉलरिज के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। सारा फ्लिकर जो है उसकी वाइफ है, उसमें से बहुत सारे बच्चे भी हैं। और कॉलरिज को अपनी वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाए हुए हैं सारा हचिंसन के। वर्ड्सवर्थ को विजिट करता है, वहाँ उसकी जो कज़न है सारा हचिंसन, उससे भी मिलता है। फ्यूचर वाइफ थी वो वर्ड्सवर्थ की, और वर्ड्सवर्थ से उसकी शादी भी होने वाली थी। और ये अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसके साथ चाहता था और प्रोलॉन्ग करना चाहता था। लेकिन सारा हचिंसन जानती थी इसकी शादी हुई है, बच्चे है, सारा फ्लिकर है, वो उसको भी जानती थी। तो इसलिए वो इससे स्टेपिंग
शी वॉज स्टेपिंग अवे एंड ही वॉज मूविंग फॉरवर्ड। वो चाहता था कि ये रिलेशन बने, लेकिन वो उससे रिलेशन नहीं बना। ये वन साइडेड लव था। तो जब वो उसको छोड़ देती है और अल्टीमेटली वर्ड्सवर्थ के साथ शादी हो जाती है, तो ये फिर अलोन है, और उधर से उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई है, ओपियम लेता है, ड्रग्स भी लेता है। तो ये सारी सिचुएशन मिल जाती है। तो फिर ये डिजेक्शन एंड ओड लिखता है। 139 लाइन है जी इसकी, 1802 में लिखी गई है। और ये वन साइडेड लव था। अपनी बिलवर्ड जिसका नाम सारा हचनसन है, जो कि वर्ड्सवर्थ की वाइफ है, उसको खत लिखता है, उसको वर्स लेटर लिखता है, और बड़ा लंबा लेटर लिखा। उसमें उसने सारा हचनसन का नाम भी लिखा। ये बाद में जब इसको पोएम एज अ पोएम इसने फिर पब्लिश करवाया, तो उसमें सारा हचनसन का नाम निकाल दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी नाम था, विलियम लिखा था, उसको भी निकाल दिया। प्योरीफाइड फॉर्म में इसने फिर बाद में इसको एक फॉर्म जो पर्सनल से ये थोड़ा सा उसे ऑब्जेक्टिव बना दिया, यानी इम्पर्सनल बना दिया। लेकिन फिर भी ओ लेडी का जो वहाँ पे रेफरेंस है वो जाहिर करता है कि वो सारा हचनसन को ही जाहिर करता है। इस पोएम के अंदर हमें पोएट लेमेंटेशन करता हुआ, हमें पोएट आहो बिका करता हुआ नजर आता है। पोएट कहता है कि मेरी इमेजिनेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे उसने मेडिवल राइटर है एक सर पैट्रिक स्पेंस, उसका एक प्रीफेस दिया है इस पोएम के अंदर। तो वो इसके अंदर भी आपको पार्ट वाइज भी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा आपको शूट सेंड कर देता हूँ, देख ले, मैंने अंडरलाइन किया हुआ। तो ये उसका एक मेडिवल राइटर है, उससे एक उसके बैलेट से ये ना थोड़ा सा प्रीफेस लेता है। उस प्रीफेस से वो साबित ये करना चाहता है कि मैं अनएबल हूँ कि मैं कुछ लिखूँ या कोई इमेजिन करूँ। मेरी इमेजिनेशन जवाब दे चुकी है, आई एम अनएबल टू राइट एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मैं डिजेक्टेड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे अंदर का माहौल जो है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। देयर इज नथिंग इन इट बिकॉज देयर इज नो मोर होप। सारा हचनसन इज नॉट गोना कम ओवर। तो सारा हचनसन जो है वो अगर जी बताइएगा आप कैसी आवाज आ रही है? इज इट गुड नाउ? सारा हचनसन जो है हाँ जी, आवाज आ रही है आप? Respected students, we are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305631964. हम डिस्कस कर रहे हैं डिजेक्शन एंड ओड। डिजेक्शन एंड ओड के अंदर जो मेन करैक्टर्स हैं वो ये हैं सारा फ्लिकर, उसका ओपियम लेना, ड्रग्स लेना, सारा हचनसन जो जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और जो वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। ये वन साइडेड लव था। और उससे राइटर जो है, जब वन साइडेड लव होता है तो वो सफरिंग करता है। वो जानती है उसके बच्चे हैं, उसकी शादी हुई है, तो डेफिनेटली उसकी वाइफ भी छोड़ चुकी है और वो वर्ड्सवर्थ के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। सारा हचनसन भी वो उससे कोई रिलेशन एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो ये बड़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। मैंने बता दिया, सारा हचनसन, सारा फ्लिकर उसकी
कॉलरिज की वाइफ सारा हचिंसन किसकी वाइफ है, वर्ड्सवर्थ की, और ये उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहता था जो कि उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया। ये वन साइडेड लव बन गया और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली इसी वजह से आती है। ये वर्स लेटर लिखता है, बड़ा लंबा लेटर लिखता है और बाद में इसको 130 लाइन तक उसने लिमिटेड किया। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। 4 अक्टूबर 1802 में इसने ये पोएम लिखी। साथ इसकी मैरिज सेरेमनी भी है, वर्ड्सवर्थ की भी मैरिज है सारा हचिंसन के साथ। तो बड़ा डिजेक्टेड है, कहता है कि मुझे पोइट्री नहीं आ रही। तो वो साथ फिर कुछ पीटर स्पेंस जो है मेडिवल राइटर है, वहां से एक प्रीफेस लेता है, वो उसको पढ़ता है। उसके अंदर बेसिकली वो क्या कहता है, अगर आप देखें तो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की हुई है, उसके अंदर भी ये चीजें हैं। उसके अंदर कहता है कि अगर वो जिसने उस वक्त पीटर स्पेंस कहता है कि जो उसने दवा की थी, असल में पीटर स्पेंस जो था उसको उसके किंग ने भेज दिया था समंदर के सफर पे, जबकि उसके किंग को पता था कि वहां पे तूफान आएगा और वो वहां पे मारे जाएंगे, समथिंग रॉन्ग इज गोना हैपन, समंदर में तूफान आएगा। फिर भी कहता है कि उस पीटर स्पेंस को भेज दिया था, ये कोई मेडिवल राइटर था, तो उसका उसने प्रीफेस लिया है, तो वो वहां पे दुआ करते हैं। तो ये जो प्रीफेस है उसने इस अपनी पोएम के अंदर रखा है। उसके बाद स्टार्ट करता है, कहता है वही लोग जिन्होंने पीटर स्पेंस जब ट्रैवलिंग में था तो उसने दुआ की थी, तो वही अगर मेरे लिए भी दुआ करें तो ये तूफान आज जो है ना, तूफान आ जाए, आज तूफान आए। और कहता है कि जो मेरी नमनेस है, मेरी डिजेक्शन है, मेरी डिप्रेशन है, जो मैं डिस्पेयर हूं, जो मैं मायूस हूं, मेरी मायूसी खत्म हो जाए, तूफान आए और एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, ताकि मुझसे मेरी इमेजिनेशन जो है वापस आ जाए। कहता है मुझे ना पोइट्री आ रही है, ना मैं कुछ लिख सकता हूँ, ना कोई क्रिएटिव वर्क कर सकता हूँ। ये सारा कुछ वो एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम 1 बाय 1 सेक्शन बाय सेक्शन भी इसको देखेंगे। इसके अंदर वो इन्वोक करता है स्टॉर्म को, जैसे ही कहता है कि वो जो सेलर हैं पीटर स्पेंस जो है उसका किंग उसको भेज देता है, उसका उसने प्रीफेस लिया है। कहता है वो दुआ करते हैं, तो उसके बाद यानी वो तूफान आता है अल्टीमेटली, तो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो दुआ करते हैं। कहता है उसी तरह हम भी, कहता है वो आज मेरे लिए भी दुआ करें तो आज आए तूफान, और अल्टीमेटली कहता है कि सब कुछ फिनिश हो जाए, मैं भूल जाऊं किसको, सारा हचिंसन। यहाँ पे हम देखेंगे वो इन्वोक करता, लेडी की हेल्प करता, इन्वोक करता, वो लेडी कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे कथारसिस मिल जाए, सूत मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, मुझे पोइट्री फिर आ जाए। वो फिर यहाँ ये भी एक्सप्लेन करता है कि पहले भी मैं परेशान होता था, लेकिन वो परेशानी के अंदर उम्मीद होती थी कि सारा हचिंसन मुझे मिलेगी और हमारे सारे दुख जो हैं वो मेरे दुख बांट लेगी, और अल्टीमेटली उसके अंदर जो उम्मीद थी, कहता तो फिर भी मेरी इमेजिनेशन जो है वो पोइट्री होती थी, एवरीथिंग क्रिएटिविटी थी। लेकिन अब कहता है मैं डिजेक्टेड, मायूस और सैड हो चुका हूँ, कुछ नहीं मुझे नजर आ रहा। इसके अंदर हमें कॉलरिज जो है वो एक्सप्लेन करता हुआ नजर आएगा कि इमेजिनेशन क्या होती है, फैंसी क्या होती है, नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता हुआ नजर आएगा। कहता है कि जो मन का मौसम होता है वही बाहर का मौसम होता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म को एक्सप्लेन करता हुआ नजर आता है। हमें इस पोएम के अंदर कॉलरिज बताता है कि जो हम नेचर को देते हैं, नेचर हमें वही देती है। वॉट एवर यू गिव नेचर, नेचर विल रिटर्न यू सेम। यू गिव नेचर सैडनेस, इट विल रिटर्न यू सैडनेस। यू गिव नेचर गुडनेस, इट विल गिव यू गुडनेस। इट इज नीदर गुड नॉर बैड, वो कहता है, इनडिफरेंट है, कोल्ड है। ये आपके अंदर होती है पावर टू गेट बेस्ट आउट ऑफ दिस। यहां पे वो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट करता है कि पोइट्री जो है नेचर देती है, नेचुरल सीन इंस्पायर करते हैं, उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है वो आपको इंस्पायर करता है, पर नथिंग इज देयर। चूंकि वर्ड्सवर्थ एक थीरिस्ट है और एक पोएट है। ये थीरिस्ट है, ये फिलोसफर है, ये पोएट है, ये तीन चीजें, और साथ ड्रीमर भी है। विल कॉल कॉलरिज ड्रीमर, फिलोसफर, पोएट और थीरिस्ट। इसने अपनी थीरीज भी दी हैं, ये एज ए फिलोसॉफिकल थॉट्स भी देता है और उसके अंदर इन्फ्यूज करता है अपनी पोइट्री के अंदर। कोल्ड कहता है, कोल्ड है नेचर इटसेल्फ। ये इंसान की सोल है
ये पॉइंट लिखते जाएं, मैं पहले बता रहा हूं, ये शायद आपको बुक्स में ना मिले। कोल्ड नेचर इटसेल्फ कोल्ड, नीदर गुड नॉर बैड, इनडिफरेंट, पावरफुल। यू गिव नेचर, नेचर विल रिटर्न यू वट एवर यू गिव। जो हम नेचर को देते हैं, वह कॉलरेज कहता है वो आपको देता है, वो आपको नेचर रिटर्न कर देगी। सोल ऑफ मैन गिव्स लाइफ टू नेचर, ये इंसान की सोल है कि वो नेचर को लाइफ देती है। आपकी सोल जो है वो नेचर को लाइफ, आपकी सोल जो है अगर अच्छा फील कर रही है तो आपको बाहर का मौसम अच्छा लगेगा। आप वो कहता है जी, फिर वो कहता है कि मैं डिजेक्टेड हूँ, डिसअपॉइंट हूँ और बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ, सैड हूँ, अब मुझे कुछ नजर, अब मुझे नेचर इंस्पायर क्यों नहीं कर रही, अब नेचर मुझे डिवाइन नॉलेज क्यों, अब नेचर मुझे क्यों ब्लेस नहीं कर रही पोइट्री से। तो यहाँ से वो कहता है कि जो इंसान के मन का मौसम होता है वही बाहर का मौसम होता है, नेचर इटसेल्फ कुछ नहीं है। इसके अंदर लास्ट स्टैंजा के अंदर वो हमें डेस्पेयर टू ऑप्टिमिज्म की तरफ जाता नजर आता है। कहता हाँ, ह्यूमन माइंड जो है वही सब कुछ इसका रिस्पॉन्सिबल है। अगर सारा हचनसन जो है कहता है वो चाहे तो आई कैन बी गुड, और सारा हचनसन जो है लेडी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फॉर एवर हैप्पी रहेगी, उसकी फूल खिलते रहेंगे उसके पास, और शी विल एंजॉय फॉर एवर। आखिर में उसको एडमायर करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, लिख लें ताकि ये आपको भूलें ना। पहली बात है कि ये वर्स लेटर था, बहुत लंबा था, और इसको बाद में उसने कितनी लाइनों में इसने उसको रिफाइन किया, 139 लाइन, ठीक है जी। इट वॉज अ वर्स लेटर एंड लेटर इट वॉज रिफाइंड बाय कॉलरेज इटसेल्फ बिकॉज ही वांट टू गेट इट पब्लिश। सारा हचनसन इसकी बिलवर थी, जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल लव बनाए हुए था, और वर्ड्सवर्थ की ये कज़न थी और लेटर वाइफ भी बनने वाली थी। जब उसकी शादी होती है तो वो मायूस होकर फिर ये इस तरह की पोएम लिखता है। रोमांटिक ट्रेंड पैदा करने वाले, लाने वाले, रिवोल्ट करने वाले न्यू क्लासिकल एज के बारे में लिखने वाले कि वो एक ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक है, रैशनल है, और वो इमेजिनेशन को इग्नोर करती है, रैशनल थॉट्स। तो ये लिखने वाले यही हैं। 1798 में ये दोनों लिखते हैं लिरिकल बैड। वर्ड्सवर्थ की उसमें 19 पोएम थी, इसकी 4 पोएम थी। न्यू ट्रेंड अगेंस्ट द न्यू क्लासिसिज्म के अगेंस्ट यही उठाते हैं, ये रिवोल्ट करते हैं। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखते हैं दोनों मिलके। लेटर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्शन होती है जब ये सफ़र करता है जर्मनी का, वहाँ के फ़िलासफ़र जो हैं इसकी थॉट चेंज कर देते हैं। तो फिर ये अपनी फ़िलासफ़ी के ज़रिए नेचर को किसी और तरह से देखता है, और वो जो जर्मन थे वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, तो ये उनसे मुतासर होकर फिर ये खुद भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट बन जाता है। पहले पोइट्री क्या थी, न्यू क्लासिसिज्म में पोइट्री क्या थी, पोइट्री थी चंद अलीट लोगों की लैंग्वेज थी, इनको अलीट लोग समझते थे। जैसे आप अगर रेप ऑफ द लॉक लिखें तो उसमें उसने चंद लोग डिस्कस किए हैं, जो कि ब्लिंडा है तो वो भी अरिस्टोक्रेटिक है, बैरन है तो वो भी अरिस्टोक्रेटिक है, जो सराउंडिंग में गेम खेल रहे हैं वो गरीब लोग तो नहीं ऐसी गेम्स खेलते, जो काफ़ी और इस तरह की जो बार अटेंड करते हैं, तो सारी अमीर लोगों की वो लैंग्वेज बनाई हुई थी। तो ये ना कॉमन लोगों की तरफ खींच के ले जाते हैं पोइट्री। कॉमन डिक्शन, कॉमन पीपल, कॉमन लैंग्वेज, रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल कहता है जितने, क्योंकि पोइट्री को आम लोग पढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ ने कहा था, तो इन दोनों ने इसकी सपोर्ट की थी। तो पोइट्री क्या होनी चाहिए, कम्युनिटी की, सोसाइटी की लैंग्वेज होनी चाहिए जो आम लोग बोलते हैं। तो इस तरह ये कॉमन पीपल की तरफ ले जाते हैं पोइट्री को, आम बंदा भी पढ़ सकता था, इनकी लैंग्वेज सिंपल होती थी। इसके अंदर उसने जो डिजेक्शन एंड ओड के अंदर एक सेंट पैट्रिक स्पेंस का उसने जिक्र किया, ये मेडिवल राइटर था, और इसका बादशाह जो है किंग उसको एक समंदर के सफ़र पे भेज देता है, जबकि उसे पता था कि तूफान जो है वो इमिनेंट है, वो आ सकता है, तो फिर भी भेज। ये 4 लाइन का उसने प्रीफेस डाला है उसे, मेडिवल राइटर्स का लेके, उससे स्टॉर्म आ सकता है, उसे इसके बावजूद भेज देता है, तो उसका वो रेफरेंस देता है कि अगर वो दुआ करें मिलकर तो शायद आज तूफान आ जाए, तो मेरी नमनेस, मेरी डिजेक्शन वो ख़त्म हो जाए, ये कहता है वर्ड्सवर्थ, ये कॉलरेज। बैलेड का मतलब लिख लें, बैलेड क्या होता है। बैलेड एक
राइम, एक रिदमिक वर्स होते हैं और इसको आप सिंग कर सकते हैं। इवन इट कैन बी संग, बैलेड एक सॉन्ग होता है, इवन इन अ वर्स फॉर्म यू कैन सिंग। जैसे कि आप एंशिएंट मैरिनर के जो राइमिंग स्कीम है उसको इस तरह उसने मैनेज किया है कि वो आप उसे गा के पढ़ सकते हैं। तो इट इज़ इन द रिदमिक फॉर्म एंड यू कैन सिंग इफ़ यू विश। आप इसको सिंग, एक सिंगर उसको सिंग भी कर सकता है, उसे बैलेड कहते हैं। एंशिएंट मैरिनर के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर स्टोरी है सुपर नेचुरलिज्म को नेचुरलिज्म का ब्लेंड जो है उसने उसके अंदर दिया है। अल्टीमेटली बर्ड को वो किल करता है। किल करने के बाद हमने देखा कि कैसे वो फिर उसके बाद सफ़र करता है कि नेचर जो है, जो नेचर को आप देंगे नेचर आपको वही देगी, उसमें भी यही चीज़ है। अब देखिएगा फैंसी इमेजिनेशन और उसके बाद प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ सेकेंडरी इमेजिनेशन, व्हाट इज़ प्राइमरी। प्राइमरी इमेजिनेशन को कॉलरिज ने कहा था कि ये इनफिनिट क्वालिटी इन फाइनाइट माइंड। लिख लें, शायद बुक में ऐसी डेफिनेशन ना हो। कहता है इनफाइनाइट क्वालिटी इन फाइनाइट माइंड, यानी इनफिनिट क्वालिटी, लामहदूद क्वालिटी है फाइनाइट, एक मॉर्टल माइंड के अंदर। प्लीज राइट इट डाउन। इमेजिनेशन को प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन दो हेडिंग दें। कहता है कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो सोर्स है क्रिएटिविटी का, वो इंसान के अंदर गॉड लाइक फैकल्टी है। सारी क्रिएटिविटी, सारी प्रोडक्शन, सारी क्रिएटिविटी इसी के अंदर होती है, जिसे कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन। लिविंग पावर ऑफ ह्यूमन परसेप्शन लिख लें। इनफिनिट क्वालिटी इन द फाइनाइट माइंड, यानी एक इमॉर्टल माइंड के अंदर एक गॉड लाइक क्वालिटी है। सारी क्रिएटिविटी, सारी क्रिएशन, प्रोडक्शन इस प्राइमरी इमेजिनेशन में होती है, कॉलरिज ने कहा। सेकेंडरी इमेजिनेशन कहता है पहले की इमिटेशन होती है। मिसाल के तौर पर होमर ने लिखी, अगर होमर के वर्क को देखें तो ओडिसी या उसने जो भी लिखा, उसके बाद जितनी भी ट्रेजेडीज वगैरह लिखते रहे जो वो उनकी कॉपी थी। तो होमर का वर्क ले लें, प्राइमरी इमेजिनेशन, जो दूसरा सारा वर्क उन्होंने लोगों ने किया उसके ऊपर, वो क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन समझ लें। शेक्सपियर हुआ या दूसरे जो उसको कॉपी करते रहे, जैसे उसने अलेक्जेंडर पोप ने लिखने की कोशिश की, तो दीज आर इमिटेशन ऑफ द रियल वन, उस रियल का इमिटेशन है। सेकेंडरी इमेजिनेशन इज इमिटेटिव, इट इज रिप्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन को जब रिप्रोड्यूस्ड किया जाता है तो वो सेकेंडरी इमेजिनेशन बन जाती है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन प्राइमरी की ही इमिटेशन होती है। जैसे सोफोक्ली और यूरोपियड्स, एस्किलस ने जो वर्क किया, रोमन ग्रीक्स राइटर ने उसके बाद उसकी तरह बाद में लोगों ने, फ्रेंच थे, ग्रीक थे, रोमन हैं, इटालियन हैं या इंग्लिश हैं, ये सारे वर्क करते हैं, ये सारे सेकेंडरी हैं और वो प्राइमरी होंगे। तो प्राइमरी लिख लें इमेजिनेशन क्रिएटिव है, प्रोसेस है, और सेकेंडरी उसकी इमिटेशन अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ज़रा जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है इसमें 1 by 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ज़रा इसको देख लें। अगर आपके पास असाइनमेंट है तो काइंडली ओपन कर लें, ये जो मैंने सेंड की हुई है। डिजेक्शन एंड ओट, द प्रीफेस ऑफ द पोएम इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा, कंसर्निंग द मून्स ओमनस foreshadowing a deadly storms in the ballad of Sir Patrick Spens। सर पैट्रिक स्पेंस एक मेडिवल राइटर था और उससे उसको बादशाह ने, उसके किंग ने एक जर्नी पे भेज दिया, जबकि उसको पता था कि आज तूफान आने वाला है, तो उसने भेज दिया। ठीक है, वो वहाँ पे उनके साथ क्या बनती है, वो बेसिकली एक एक्सेप्ट जो है वो उठा के उसने डाल दिया कि वो दे वर ऑल ड्रोन एंड दे डाइड, और उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआ की थी, प्रेयर की थी उस वक्त जब वो डूब रहे थे।
तो यहां पे वो उठा के कहता है कि वही लोग अगर मेरे लिए दुआ करें तो जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है, आज भी तूफान आए तो सब कुछ मिट जाए, मैं भूल जाऊं जो मैं सारा हचनसन के बारे में इतना परेशान। Coleridge remarked that if the bard होता पोएट, is accurate about the weather, यानी वो जो सारी कंडीशन थी ना, उस कंडीशन के ऊपर किसी बार्ड ने, किसी पोएट ने पोएट्री लिख दी थी जो उनके साथ हुआ था। Coleridge remarks that if the bard is accurate about the weather, then currently tranquil का मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी, जैसे होता है नेचुरल। करंटली ट्रैंक्विल क्या चीज, नाइट विल सून टर्न इनटू द स्टॉर्म, कि ये जो बड़ी ट्रैंक्विल, बड़ी नेचुरल सी ये कहता नाइट है, स्मूथ नाइट है, ये क्या बन जाएगी, ये स्टॉर्म बन जाएगी। अगर वो लोग ठीक था, वो बार्ड जो था एक्यूरेट था, जो कुछ उसने लिखा था। Coleridge sees a new moon so holding the old moon. Coleridge को ऐसे लगता है कि जैसे पुराने मून ने नया मून पकड़ा हुआ है। होल्डिंग यानी न्यू मून ने पुराना मून जो है अपनी लैप गोद में पकड़ा हुआ है। An identical scenes of the moon image in the prologue. Prologue होता है डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट किसी का, इंट्रोडक्शन। He wishes, वो ये ख्वाहिश करता है for a storm। जो चीजें मैंने आपको पहले बताई वही चीजें ही हैं। स्टॉर्म टू अकर के वो स्टॉर्म आ जाए, बिकॉज ही नीड्स समथिंग टू स्टिर हिज इमोशंस एंड स्टार्टल हिज डल पेन। वो कहता है जी किसी तरह से तूफान आ जाए तो उसकी नमनेस, उसकी डलनेस, उसकी डिजेक्शन, उसकी डिसअपॉइंटमेंट, उसकी मायूसी जो है वो खत्म हो जाए। अगर वही लोग जो डूबे थे, सर पैट्रिक स्पेंस की जो बैलेड है उससे उसने लिया है, तो कहता है जिस बार्ड ने, जिस पोएट ने उनके बारे में लिखा था, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ था और उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी, अगर मेरे लिए भी दुआ करें तो शायद आज तूफान आ जाए और मुझसे भी सब कुछ मिट जाए मेरे दिमाग से। किसकी, सारा हचनसन की याद। पार्ट 2 देखें। Coleridge's invocation of the lady suggests that his pain is the result of the broken heart and signal that this poem is a conversation with this lady. हमें ऐसे लगता है कि उसकी जो इन्वोकेशन, लेडी को बुलाना, ऐसे लगता है कि जैसे वो रिजल्ट है जो उसका दिल टूटा है, और ये कन्वर्सेशन है उस लेडी के दरमियान, सारा हचनसन के दरमियान। In this grief, Coleridge say that he has been endlessly gazing. Gazing होता देखना, किसी को देखते रहना, कि बड़ी endless वो देख रहा है at the skies and star, वो stars और sky को देख रहा है। He claims that he is overwhelmed with the sadness that he can only see and can no longer feel or internalize the beauty of nature. दूसरे लफ्जों में बता रहा है कि मुझे कोई ब्यूटी नजर नहीं आ रही है, एंडलेस स्टार हैं, खूबसूरत मौसम है, बाहर बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन वो मेरे इंटरनल, मुझे इनरली खुश नहीं कर रहा, यानी नेचर जो है मुझे खुश नहीं कर रही, दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है। पार्ट 3 देखें। ये सारे पार्ट्स हैं उन ओवरऑल जो हमने टेक्स्ट पढ़ना है ना, ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर हम इसको पढ़ लेंगे ना तो हमें टेक्स्ट समझनी आसान हो जाएगी। Part 3. Coleridge doubt that anything can lift some smoothing weight from off my breast. Coleridge ये डाउट करता है कि कोई चीज है ऐसी जो कोई वेट उतार दे, वजन उतार दे उसके दिल से। He admits that gazing at the beauty of the sky is a vain and futile. Futile होता है बेकार, vain बेकार, futile बेकार। ये एक बेकार कहता कोशिश है। टू ईज हिज पेन, कहता है ब्यूटी पे देखना, सितारों पे देखना, आसमान को देखना, मून को देखना, खूबसूरत मून को देखना, ये सारे कहता है बेकार हैं मेरी पेन को रिलीज करने में, ईज करने में, कम करने में। एंड दैट ओनली ही हैज द पावर टू चेंज हिज इमोशनल स्टेट। कहता है he realized that outward form will not relieve him of his inner pains and that only he has the power to change. यहाँ पे वो कहता है कि इंसान को
इंसान के दिल का जो मौसम है वही बाहर का होता है। अगर आपकी अंदर की नेचर ठीक है, अंदर का मौसम ठीक है, तो बाहर भी ठीक होगा। यहाँ पे वो साथ बता रहा है कि एक मैं ही हूँ जो खुद कर सकता हूँ अपनी स्टेट को, बाहर की नेचर तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं कर रही। चाहे मौसम बहुत अच्छा है, मून बहुत अच्छा है, खूबसूरत नज़ारा है, सितारे हैं, रात बड़ी प्यारी है, लेकिन दे आर नथिंग टू हेल्प मी, दे आर नथिंग टू डू एनीथिंग विद मी। वो मेरे साथ मुझे हैप्पी नहीं कर रहे। फोर्थ पार्ट देखें इसी पोएम का, कहता है कोलरिज वंस अगेन कोलरिज एड्रेस करता है लेडी को, सारा हचनसन को, टेलिंग हर दैट ऑल्दो सम थिंग्स आर इनएविटेबल इन लाइफ एंड कंट्रोल्ड बाय नेचर, a person must still be an active agent in creating his her own happiness। यहाँ पे वो कहता है पार्ट 4 के अंदर कहता है कि चूंकि कुछ ना कुछ नेचर कंट्रोल करती है लेडी को, वो लेडी के साथ मुखातब है, जैसे कन्वर्सेशनल स्टाइल है, तो कहता है कुछ ना कुछ तो करती है, ज़रूरी है कि नेचर कंट्रोल करती है और ये एक पार्ट भी है, लेकिन इंसान जो है वो खुद अपनी हैप्पीनेस, गुडनेस खुद क्रिएट कर सकता है। वो खुद एजेंट है, प्राइम एजेंट होता है अपना। बाकी 5th में वो कहता है कोलरिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीलिंग ऑफ द जॉय टू हिज लेडी। वो अपनी खसूसियात बताता है अपनी जॉय की लेडी को। क्या बताता है? उस सारा हचनसन को। ही एक्सटोल्स द पावर्स ऑफ जॉय। वो जॉय की पावर बताता है कि जॉय कैसे होता है, खुशी कैसे होती है, मैरीमेंट कैसे होती है, विच कैन क्रिएट ब्यूटी एज वेल एज क्रिएट न्यू अर्थ एंड न्यू हेवंस। ये 5th में कहता है। वो उसको जॉय की इंपॉर्टेंस बताता है, जॉय कैसे किया जा सकता है, जॉय होता क्या है, वो उसकी इंपॉर्टेंस बताता है। पार्ट 6 है कोलरिज रिफ्लेक्ट्स ऑन अ टाइम व्हेन जॉय वाज एबल टू सरमाउंट हिज डिस्ट्रेस। During that time he was able to take advantage of the hope that was not his own internal hope that surrounded him in nature. However, the distress he feels now is much more dominating. कहता है इससे पहले भी परेशान रहता हूँ, पहले भी कहता है वो मेरे साथ ऐसा करती रही है, लेकिन उसके अंदर उम्मीद होती थी कि वो मिल जाएगी, लेकिन अब तो उसने शादी कर ली, वो गई वर्ड्सवर्थ के साथ, तो ये तो फिर उसका बन जाता है वैसे ही उसका हरीफ। He no longer even cares that his happiness is gone। कहता है उस वक्त तो वो केयर भी नहीं करता था कि उसकी हैप्पीनेस चली गई है। However, he does not lament how each small visitations of the sadness robs him of his powers of imagination, since Coleridge can't feel any emotions other than sadness। अब वो टोटली सैडनेस है और उसमें कुछ नहीं आ रहा, ना वो कुछ लिख पा रहा है। His imagination would have at least allowed him to steal the happiness that surrounded him in nature and thus pretend that he possessed joy। अब जो है उसकी imagination ने उससे happiness भी छीन ली है और वो just बस pretend कर रहा है कि उसके पास कोई joy है, कुछ नहीं है। Part 7 में वो कहता है Coleridge note turns the intention to the tumultuous का मतलब लिखें खौफनाक, dreadful। Coleridge now turns his attention to the tumultuous weather। अब वो खौफनाक वेदर की तरफ देखता है। Within raging storm, जो कि एक storm रेज कर रहा है। He is able to hear the less frightful sounds of the child looking for her mother। तो वो एक खौफनाक साउंड सुनता है कि बच्चा जो है अपनी मदर की तलाश कर रहा है, यानी वो कंपेयर करता है। पार्ट 8 देखें। Although it is now midnight, Coleridge has no intention of going to sleep। Coleridge की कोई टेंशन नहीं है कि वो सोने जाए। However, he wishes for sleep to visit his lady and use healing power for lift the lady's spirits and bring her joy। Coleridge concludes poem by wishing the lady eternal joy। अब यहाँ पे वो क्या कहता है? कहता है कि उसकी ख्वाहिश तो नहीं है सोए, लेकिन वो सोएगा किसके लिए? कि वो लेडी आए और उसको विजिट करे ख्वाब में और उसकी पावर जो है उसको हील कर दे और उसको उसमें पावर आ जाए पोइट्री की, वो कुछ लिखे, कुछ करे वर्क
और कॉलरेज जो है वो दुआ करता है कि वो लेडी हमेशा खुश रहे। नीचे एनालिसिस जो है इसका दिया गया, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाए तो आप इसका कर लेंगे, वो सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आ जाएं, एक असाइनमेंट आपकी है जो रहती मैं सोच रहा था ये करवा दूँ आपको। थीम्स इन कॉलरेज पोइट्री, शायद पहले नहीं पढ़ा हुआ, उसके बाद ये सारी पोइट्री है। निकालिएगा, पेज नंबर 197 पे आए। काइंडली कम टू पेज नंबर 197। यहाँ पे असाइनमेंट है, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। करंट के नोट 197 पेज पे आ जाए। आ गए हैं तो काइंडली मुझे बता दें, सो दैट आई शुड स्टार्ट। आर यू ऑन पेज 197? Are you on page 197? आप पेज 197 पे आ गए हैं करंट के। देखिएगा, थीम्स इन कॉलरेज पोइट्री। अच्छा, जो मैंने अभी आपको 8 जो सेक्शन है उसके समझाए हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बताता हूँ। असल में उसने एक प्रेफेस लिया है, 4 लाइन का 5 लाइन का कोई छोटा सा प्रेफेस है। उसने एक सर्प का मतलब होता है टुकड़ा, उसने एक टुकड़ा लिया है। ये मेडिवल एक राइटर था। उस सर पैट्रिक स्पेंस जो है, इसके ऊपर बैलेड लिखा है किसी बार्ड ने, किसी पोएट ने, कि वो सर पैट्रिक स्पेंस जो था उसको ना उसके बादशाह ने, यानी एक बैलेड है ना, जैसे उसने एंशिएंट मैरिनर लिखा हुआ, इसी तरह का पहले कोई राइटर है मेडिवल, उसने लिखा है। उसने लिखा कि एक पैट्रिक स्पेंस था, वो सफ़र पे गया, वो जाना नहीं चाहता था। उसका बादशाह कहता चलो तुम जहाज़ पे जाओ, तो वो बेचारा मजबूर होता है, सर्वेंट होता है, तो वो जाता है अपने क्रू मेंबर के साथ। उन्हें पता था कि समंदर में तूफान आना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको भेज देता है, तो वो वहाँ पे डूब के मारे जाती हैं। उनकी ट्रेजेडी किसी बार्ड ने लिखी है, किसी पोएट ने लिखा है, उनके बारे में लिखा है कि उनके साथ ऐसे जुल्म होता है। तो वो जब तूफान आता है तो वो बड़ी दुआएं करते हैं, ठीक है। अब कहता है कि अगर वो दुआ करें तो शायद आज भी कहता तूफान आ जाए। जो वो क्रू मेंबर वहाँ पे कहता है डूब के मर गए थे सर पैट्रिक स्पेंस के साथ, तो कहता है अगर वो कहता दुआ करें तो शायद आज भी तूफान आ जाए। ये इतनी सी बात उसने की है। उसके बाद वो असल में रिलेट करता है ना अपनी बात उसके। अब समझ आ गई? हाँ, वो खुद उसकी डेथ हो गई थी तो उसके बारे में किसी पोएट ने लिख दिया था। तो ये कहानी बनाई हुई है ना, जैसे कहानी इसने एंशिएंट में। यस, वो चाह रहा है कि तूफान आए और वो भी सारा कुछ भूल जाए। कहता है तूफान असल में तूफान को ज़ाहिर कर रहा है कि वो प्रगेशन देगा। तूफान जब आता है ना, जब इंसान रोता है तो वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? सिंबॉलिक बात कर रहा है ना। कहता तूफान आए, मेरी आंखों से आंसू आए, बह जाएं और सारा कुछ जो वाश हो जाए तो मैं उसे भूल जाऊं। ये पोएट जो होते हैं ना, ये बड़ी सिंबॉलिक बात कर जाते हैं, इंसान को समझ नहीं आती। रोमांटिक पोएट्स जो बड़े नेचुरल से पोएट हैं, इनको समझना पड़ता है। अच्छा, ये थीम्स इन कॉलरेज पोएट्री ज़रा आइएगा, यहाँ पे भी आपको काफ़ी पता चलेगा इनके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Let's discuss themes in Coleridge poetry. Coleridge believed that a strong, active imagination could become a vehicle for transcending unpleasant circumstances.
कॉलरिज इस पे बिलीव करता था कि अगर आपके पास एक्टिव और स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है तो आप ट्रांसेंड कर सकते हो बुरे अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस से, यानी परेशानियों से निकल सकते हो। वो वैकल है अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एक्टिव इमेजिनेशन है। मैनी ऑफ हिज पोएम्स आर पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय इमेजिनेटिव फ्लाइट्स whereas the speaker temporarily abandons his immediate surrounding, exchanging them for the entirely new and completely fabricated experience. Using the imagination in this way are both empowering and surprising because it encourages a total and complete disrespect for the confines of the times and place. These mental and emotional jumps are often well rewarded. People, perhaps Coleridge's most famous use of imagination occurs in the line of the tree Bower's My Prison. बावर का मतलब होता है लीफी शेल्टर, पत्तों का जो शेल्टर होता है, ये ट्रीज के बारे में कहता है, इसने पोएम लिखी है। लाइन का मतलब होता है ऑलिव, एक दरख्त होता है। In which the speaker employs a keen poetic mind that allows him to take part in a journey that he can't physically make. यानी वो इसमें एक जर्नी को बताया है कि जो इमेजिनेशन के थ्रू ही मुमकिन है, इंसान फिजिकली नहीं कर सकता। When he returns through the bowers, जब वो यानी वापस आता है उस दरख्त की तरफ, after having imagined himself on a fantastic stroll through the countryside, the speaker discovers a reward plenty of things to enjoy from inside the bower itself, including the leaves, the trees, the shadows. The power of imagination transforms the prison into perfectly pleasant spot. क्या बता रहा है कि इंसान इमेजिनेशन के ज़रिए ट्रैवल कर सकता है, और वो उसने बताया कि जब वो ट्रैवल करके वो सारा विजिट करता है तो उसे पता चलता है कि बेसिकली ये सारा कुछ तो क्या है, ये नेमत है, ये लीव्स, ये ट्री, ये सारा कुछ, ये उसने ये पोएम लिखी है, ये भी द लाइम ट्री पावर बाय प्रिजन। Coleridge used his poetry to explore conflicting issues in philosophy and religious pity. Some critics argue that Coleridge, आप बात याद रखिएगा कि Coleridge जो है वो theorist है, वो poet है, वो dreamer है, वो एक visionary poet है, वो एक philosopher है। Some critics argue that Coleridge's interest in philosophy was simply his attempt to understand the imaginative and intellectual impulses. Impulses का मतलब होता है सोचना, अचानक सोच, बगैर प्लान सोचना, उसको impulse कहते हैं। That fueled his poetry. To support claim that his imaginative and intellectual forces were in fact organic and derived from the natural world. यानी उसकी जितनी भी इमेजिनेशन थी वो नेचुरल वर्ड्स थे। Coleridge linked with them to God, spirituality, worship, वो उसको लिंक कर देता है गॉड के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ। In his work, however, poetry, philosophy and the pity clashed, creating fiction and disorder for Coleridge, both on and off the page. The Eloians का मतलब लिखें Eloians harp, ये भी उसकी एक पोइट्री है। Eloian harp के अंदर आपको वो बताएगा कि गया Eloian harp, लाइन नंबर कौन सी थी, मैं लाइन आगे जरा भूल गया, ये लाइन नंबर बताइएगा मेरे। अच्छा in Eloian harps, Coleridge struggles to reconcile the three forces. Here the speaker philosophical tendency, particularly belief that an intellectual breeze brushes and inhabits all living thing with consciousness. यहाँ पे वो डिस्कस करता है किस चीज़ को, रेकनसाइल फोर्सेस के साथ, यानी बाहर की और अंदरूनी फोर्सेस के साथ वो रेकनसिलेशन बताता है। आगे वो क्या करता है कि कोलाइड्स, कॉन्शियसनेस कोलाइड विद दोज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स वाइफ हु डिसअप्रूव ऑफ हिज अनकन्वेंशनल आइडिया एंड अर्ज हिम टू क्राइस्ट।
While his wife live uncontrolled, the speaker agonized over the spiritual conflict caught between Christianity and the unique. असल में जो ये कॉलरेज था ये थोड़े से अथीस्ट थे, क्रिश्चियन भी था डेफिनेटली, मज़हब इसका क्रिश्चियन था, लेकिन ये लोग क्या हो गए थे, अथीस्ट हो गए थे। जैसे वर्ड्सवर्थ था तो वो भी क्रिश्चियनिटी को छोड़ गया था, ये भी, तो वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्शन शो करता है क्रिश्चियनिटी के साथ इस पोएम के अंदर। लोयन जो हाफ है, क्रिश्चियनिटी एंड यूनिक इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी दैट इक्वेट नेचर विद गॉड। द पोएम एंड बाय डिस्काउंटिंग द पैंथीस्ट स्पिरिट, यानी वो किस चीज को बताता है इसमें, एंड्स विद डिस्काउंटिंग द पैंथीस्ट स्पिरिट। वो पैंथीस्ट स्पिरिट को यहाँ पे क्या करता, डिस्काउंट, रिजेक्ट करता हुआ नजर आता है। कि अगर देखें तो जैसे पैंथीस्ट जो है वो बेसिकली दे आर अग्नोस्टिक, दे आर थीस्ट, दे डज नॉट एक्सेप्ट गॉड। लेकिन ये बंदा अथीस्ट होने के साथ साथ भी गॉड को मानता था, उसकी ना प्रेयर पे कहते यकीन रखता था। मिसाल के तौर पर अगर देखें, इसने जो एंशिएंट मैरिनर लिखी है तो उसके अंदर भी प्रेयर पे यकीन करता है। और उसके अलावा हमने और भी इसकी वो क्रिस्टबल पढ़ी तो उसमें भी वो प्रे करने जाती है नाइट के लिए, तो ये प्रेयर पे यकीन रखता था। इसका मतलब ये क्रिश्चियनिटी को टू सम एक्सटेंट मानता था। एंड द स्पीकर कंक्लूड बाय प्रिविलेजिंग गॉड एंड क्राइस्ट, और इसमें गॉड को फजीलत देता हुआ क्राइस्ट को नजर आता है स्पीकर ओवर नेचर के ऊपर, एंड प्रेजिंग देम फॉर हैविंग हील्ड हिम फ्रॉम द स्पिरिचुअल बाउंड इन्फ्लिक्टेड बाय द अनऑर्थोडॉक्स व्यू। और जो अनऑर्थोडॉक्स व्यू है उससे जो इंसान बाउंड होता है, जख्मी होता है, तो यहाँ पे मजहब जो है उसे हील करता नजर आता है इस पोइट्री के अंदर। जो लोयन जो इसने पढ़ा है, लोयन हाफ जो है। Coleridge, Wordsworth and other romantic poets praise the unencumbered। unencumbered का मतलब लिखें free as a bird, यानी आजाद किस्म के पोएट हैं। वर्ड्सवर्थ हुआ, कॉलरिज हुआ, सौदे हुआ, कीट हुआ, ये सारे क्या है, ऐसी पोएट्री करते हैं कि फ्री लाइक अ बर्ड, जिधर जिधर इमेजिनेशन जाती है वहाँ लिखते जाते हैं। Imaginative souls of the youth finding images in natures with which to describe it according to their formulation, यानी अपनी formulation के मुताबिक लिखते हैं। According to their formulation experience, nature was an integral part of the development and complete souls and sense of personhood. The death of his father forced Coleridge to attend school in London, far away from the rural Idylls। ये एडल्स जो है, एडल का मतलब लिखे पीसफुल, ऑफ हिज यूथ, एंड लेमेंटेड द मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज शेल्टर, सिटी बॉन्ड एडोलेंस। एडोलेंस का मतलब लिखें बॉयहुड। इन मैनी पोएम्स इंक्लूडिंग फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो है वो भी इसकी एक पोएम है, उसमें एक बच्चा होता है, उस बच्चे को स्टोरी सुनाता है मोनोलॉग की शक्ल में। Here the speaker sit quietly by fire, स्पीकर बैठ जाता है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में, म्यूजिंग ऑन हिज लाइफ while his infant son, बल्कि इसका जो बच्चा है छोटा सा, जो न्यू बॉर्न बेबी है, sleep nearby. He recalls his boarding school day during which he would both daydreams and lull himself, lull होता है लोरी देना बस, lull himself to sleep by remembering his home far away from the city, and he tells his son that he shall never be removed from nature. The way the speaker once was, unlike the speaker, the son shall experience the seasons and shall learn about God by discovering the beauty and bounties of natural world. The son shall be given the opportunity to develop a relationship with God and with nature, the opportunity denied to both the speaker and Coleridge. For Coleridge, nature had the capacity to teach joy, love, freedom, pity, crucial characteristic for the worthy dweller. अब वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो मिडनाइट, जो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है, उसमें एक छोटा सा बेबी है, वो बैठा है, तो उसके बाद उसे अपनी स्टोरी सुनाता जाता है कि मैंने जैसे नेचर को एंजॉय किया, तुम भी मेरे बेटे ऐसे एंजॉय करोगे, ये करोगे, वो करोगे। वो सारी स्टोरी ऐसे मोनोलॉग की शक्ल में सुनाता जाता है। ठीक है जी, आगे देखें। Coleridge wanted to mimic का मतलब होता है कॉपी करना, किसी की कॉपी करना।
कॉलरेज कॉपी करता है, कॉलरेज ने कॉपी की द पैटर्न एंड कैडेंस। कैडेंस का मतलब देखें रिदमिक फ्लो, पैटर्न और रिदमिक फ्लो एवरीडे स्पीच इन हिज पोएट्री, यानी जो यूजुअल जो आम जो था स्टाइल उसको इसने कॉपी करने की कोशिश की अपनी पोएट्री के अंदर, यानी वो चीज़ें लिखी जो आम चल रही होती। Many of his poems openly address the single figure, speaker, wife, son, friend and so on who listen silently the simple straightforward language of the speaker. एक बंदा है वो दूसरे को पकड़ लेता है, वो उसके बाद अपनी स्टोरी सुनाने लगा। हाँ जी, एंशिएंट मैरिनर में उसे पकड़ लिया, उस बेचारे को स्टोरी सुना सुना के वो अपनी शादी भूल गया, वो शादी पे जाना भूल जाता है। तो ये बड़ी सिंपल सी स्टोरी इस तरह लेता है। Who listen silently to simple straightforward language of the speaker unlike the descriptive, कहता है ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई बयानिया होता है, कोई लॉन्ग digressive poem of the Coleridge classicist predecessors. Coleridge's so-called conversation poems are short, self-contained and often without a discernible poetic forms. Colloquial, colloquial का मतलब लिखें आम फहम, spontaneous, नेचुरल एंड फ्रेंडली और बड़ी दोस्ताना, यानी इसकी लैंग्वेज क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, कोलोक्वल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, फ्रेंडली होती है। जब बंदा वो बोलता जाता है साथ साथ समझ आती जाती है। आप एंशिएंट मैरिनर को हम पढ़ते गए साथ साथ समझ आती है। कन्वर्सेशन पोएट्री इज आल्सो हाईली पर्सनल, फ्रीक्वेंटली इनकॉर्पोरेटिंग इवेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ इन एन एफर्ट टू वाइडन द स्कोप ऑफ द पॉसिबल poetic contents. Although he sometime wrote in blank verse, blank verse का मतलब लिखें unrhymed verse, यानी जो unrhymed verse होते हैं उसे blank verse कहते हैं। Unrhymed iambic pentameter, iambic pentameter जरूर होता है लेकिन वो unrhymed होता है। He adapted the metrical forms to suit the more colloquial rhythm. colloquial का मतलब लिखें आम फहम। Both Wordsworth and Coleridge believed that everyday language and the speech rhythms would help broaden poetry audience to include the middle and lower classes. मैंने पहले बताया कि क्लासिसिस्ट जो थे खास सोसाइटी के लिए लिखते थे, एलीट क्लास के। तो इन्होंने कहा यार हम ना आम लोगों के लिए लिखेंगे, आम क्लासेस के लिए, जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, विलेज के लोग हैं, नेचुरल रस्टिक लोग हैं, उनके लिए, उनको भी समझ आ जाए। Who might have felt excluded or put off, जिनको कहता है कि निकाल दिया गया था पोइट्री की सल्तनत से ही, put off by forms and content of the new classicist. New classicist बड़े सख्त थे, बड़े ऑब्जेक्टिव थे, साइंटिफिक थे, रैशनल थे, हाई फाई लैंग्वेज, बम्बास्टिक लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे यूज़ करते थे। मिल्टन एक क्लासिकल पोइट है, तो आप ज़रा उसकी पोइट्री को पढ़ के देखिए। कहता ओ पिट ऑफ द हेल रिसीव दाई न्यू पोजेसर, वन हु हैज ब्रॉट द माइंड नेवर टू बी चेंज बाय प्लेस और टाइम, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, और अनकंकरेबल विल द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमॉर्टल हेट। तो ये चीज़ें जो बड़ी बम्बास्टिक हो जाती हैं, आउट ऑफ रीच हो जाती हैं कॉमन पीपल के, उन्हें समझ नहीं आती क्या है। Such Alexander Pope, Lady Mary Wortley, Montagu and John Dryden, ये कहता बड़ी हाई लेवल लिखते थे, क्लास, बड़ी क्लास के लिए। Like the other romantic, Coleridge worshipped nature's and organized poetry capacity to describe the beauty of the natural world. Nearly all the Coleridge poems express the respect for the delight in natural beauty. Close observations, great attention to detail, the precise description of the color aptly demonstrate Coleridge's respect and delight. Some poems such as The Lime Tree Bowers My Prison, Youth and Age, Frost at Midnight, Mourn the Speaker, Physical Isolation, Outside the World, other including the Aeolian's harp use images of nature to explore the philosophical and analytical ide. Still other poems including, ये सारी poems हैं जो मैंने पढ़ी हैं ऊपर, The Nightingales, ये भी इसकी poem है, Simply praise nature's and beauty. Even a poem that does not directly deal with nature, including Kubla Khan,
The rhyme of the ancient mariner derives some symbols and images from the nature. Nevertheless, कहता ताहम Coleridge guarded against the pathetic fallacy. Guarded against the pathetic fallacy. The attribution of the human feeling to the natural world. कि इसके वो बेसिकली बाद में वो पैथेटिक फैलसी के खिलाफ हो जाता है, पहले वो इसकी फेवर करता है कि जो कुछ इंसान जो है नेचर जो है वो अफेक्ट करती है इंसान की फीलिंग को, वो कहता है नो, जो अंदर इंसान जो है वो अपना मौसम बनाता है. टू Coleridge नेचर कंटेन एन innate constant joyousness wholly separate from the up and down of the human experience. यानी नेचर जो है इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी होता रहे. Although Coleridge's prose reveal more of his religious philosophizing than his poetry. Good Christianity, कहता God, Christianity and act of the prayer appear in some forms in nearly all his poems. The son of the Anglican vicar, इसका बाप जो था वो एंग्लिकन था, विकर था, प्रीस्ट था. Coleridge वैसिलिटेटेड का मतलब लिखें तब्दील होना, चेंज होना. वैसिलिटेटेड फ्रॉम सपोर्टिंग टू क्रिटिसाइजिंग क्रिश्चियन टेनेट्स एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड. यानी वो बदल लेता है अपने जो सपोर्टिंग रिमार्क्स है, वो क्रिटिसाइजर बन जाता है, क्रिटिसाइज करने लग जाता है चर्च के ऊपर. यानी वो एक विकर का बेटा था, उसके बावजूद भी वो क्रिटिसाइज करता है. डिस्पाइट हिज क्रिटिसिज्म Coleridge remained डेफिनेंट का मतलब लिखें डेफिनेंट, मजबूत, सपोर्टर प्रेयर, लेकिन वो दुआ करने वाले की सपोर्ट करता है, जैसे प्रेजिंग इट इन द नोटबुक एंड repeatedly referencing to in his poems. He once told, वो एक दफ़ा कहता है, told novelist Thomas D. Quincy, उसको कहता है that prayer demanded such close attention that it was one of the hardest actions of which human hearts were capable. The conclusion of the part 1 of the Christables in prayer. हमने देखा पोर्ट्रे द क्रिस्टबल इन प्रेयर्स, अ लवली साइट ऑफ द सी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. इसके अंदर वो प्रेयर जो है वो शो करता है कि चूंकि वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, इसके बावजूद वो प्रेयर जो है कहते हैं जी उसे वो सपोर्ट करता है कि प्रेयर जो है वो बड़ा क्लोज रिलेशन होता है गॉड के साथ. अ लवली साइट ऑफ द सी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. द मैरिनर स्ट्रिप्ड टू हिज एबिलिटी टू स्पीक द पार्ट ऑफ हिज एक्सट्रीम पनिशमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली लेफ्ट इनकेपेबल ऑफ प्रेइंग. यानी जब वो गुनाह करता है तो इनकेपेबल हो जाता है दुआ करने की. द पेन्स ऑफ द स्लीप एंड कॉन्ट्रास्ट द स्पीकर इज रेस्टफुल प्रेयर इन विच ही प्रेज साइलेंटली विद द स्पीकर एट पैशनेट प्रेयर इन विच ही बैटल imaginary demons to pray aloud. In the sad poems epitaph का मतलब देखें एलेजी, याददाश्त. Coleridge composes the epitaph for himself which urge people to pray for him. यानी वो अपने लिए भी एक याददाश्त लिखता है, एलेजी लिखता है, उसमें वो कहता है कि मेरे लिए दुआ करना लोगों को, for him after he dies, rather than recommended a method of the prayer. Coleridge's poems reflect a wide variety which emphasize his belief in the importance of individual. Thank you. Stay blessed. कल आप लोगों ने टेस्ट देना है, फिर ये असाइनमेंट भी शामिल कर लें.